गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मलेरिया रोग के बारे में। जिसमें हम बताए थे बउआ कि इसका रोग जनक जो होता है वह कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। और इसका जो रोग वाहक होता है वह कौन सा होता है, तो इसका रोग वाहक होता है मादा एनाफिलेज मच्छर। ठीक है, कल इसके पिछले क्लास में हम लोग मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी लिए थे कि उसका बचाव कैसे करना चाहिए, सुरक्षित कैसे रखना चाहिए, और अगर मलेरिया रोग हो जाए तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लिए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरे संक्रामक रोग के बारे में। दूसरा संक्रामक रोग का नाम है फाइलेरियसिस, या तो इसे कहा जाता है हाथी पांव। हाथी पांव कहने का मतलब है, देखिएगा किसी इंसान का ज़रूरत से अधिक पांव मोटा हो जाता है या हाथ मोटा हो जाता है, हाथी की तरह मोटा मोटा, तो उसे फाइलेरियसिस कहा जाता है, या बोलचाल की भाषा में उसे कहा जाता है हाथी पांव। दूसरा रोग का नाम है फाइलेरियसिस, या तो इसे कहा जाता है हाथी पांव। फाइलेरियसिस या तो इसे कहा जाता है हाथी पांव, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है FILIARISIS, फाइलेरियसिस या तो हाथी पांव। या तो इसे दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है एलिफेंटियोसिस, जिसे कहा जाता है एलिफेंटियोसिस, या तो हिंदी में इसे ऐसे कहा जाता है एलिफेंटोएसिस। ठीक है, एलिफेंटियोसिस या तो हाथी पांव। ठीक है बउआ, हाथी पांव होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। ज़रूरत से ज़्यादा पैर का मोटा हो जाना या हाथ का मोटा हो जाना। ध्यान देना बउआ, गले का मोटा हो जाना मतलब गलगंड, वो एक अलग रोग होता है, और पैर या हाथ का मोटा हो जाना ये आता है फाइलेरियसिस में, जिसे हाथी पांव कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम बताए थे बउआ कि इसका जो रोग जनक होता है, रोग जनक इसका होता है वो एक हेलमिंथ है जिसका नाम है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया नामक हेलमिंथ है, या तो इसे ब्रैंकोफाइट्स कहा जाता है, या तो बुचेरेरिया, या तो इसे कहा जाता है ब्रैंकोफाइट कहा जाता है, नहीं ब्रैंकोफ्टाई नहीं, मैं इसे क्या कहा जाएगा, ब्रैंकोफ्टाई। ये किसका रोग जनक होता है, बुचेरेरिया या ब्रैंकोफ्टाई? ये होता है हाथी पांव का या तो फाइलेरियसिस का। ठीक है, हम इसमें बताए थे बउआ कि इसका जो रोग वाहक होता है, इसके बारे में भी हम बताए थे आपको कि इसका जो रोग वाहक होता है वो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, या तो इसी को कहा जाता है एडीज मच्छर। ये ध्यान रखिएगा, आपके अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे सकता है, या तो मादा क्यूलेक्स मच्छर भी दे सकता है या तो एडीज मच्छर भी दे सकता है। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे कि रोग लक्षण इसका क्या होता है, क्योंकि रोग जनक और रोग वाहक के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसका लक्षण क्या होता है, तो लक्षण में इसका होगा फाइलेरिया कृमि जीवित एवं मृत दोनों ही अवस्थाओं में रोग उत्पन्न करता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि जो बुचेरेरिया या ब्रैंकोफ्टाई होता है यह या तो जीवित हो या तो मृत हो, दोनों ही अवस्था में फाइलेरियसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। या तो इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि फाइलेरिया कृमि
जीवित एवं मृत दोनों अवस्था में, फाइलेरिया कृमि जीवित एवं मृत दोनों अवस्था में रोग उत्पन्न करता है। फाइलेरिया कृमि जीवित एवं मृत दोनों अवस्था में रोग उत्पन्न करता है। प्राथमिक लक्षण के रूप में हल्का बुखार एवं शरीर में दर्द रहता है। इसका जो होता है वह प्राथमिक लक्षण के रूप में हल्का बुखार एवं शरीर में दर्द रहता है। प्राथमिक लक्षण के रूप में क्या रहता है? तो हल्का बुखार रहता है या तो शरीर में दर्द रहता है। ठीक है, ये थे लक्षण किसके? फाइलेरिया के। ध्यान देना, इसमें अभी तक 3 चीज़ बताए हैं। सबसे पहला फाइलेरियोसिस को एलिफेंटोसिस भी कहा जाता है। ये इसका रोग जनक कौन होता है? तो बुचेरेरिया नामक हेलमिंथ होता है, या तो ब्रैंकोफ्टाई कहा जाता है उसको। कौन सा रोग फैलाता है ये दोनों? तो हाथी पाँव। इसका रोग वाहक कौन होता है? तो इसका रोग वाहक के बारे में हम बताए कि या तो इसका रोग वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होगा, या तो उसे एडीज मच्छर भी कहा जाता है। क्या होगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर या तो एडीज मच्छर। अब इसके बाद है इसका लक्षण क्या होता है? तो इसका लक्षण सबसे पहले मच्छर का लक्षण लिखे हैं कि यह मच्छर जो होता है, यह कृमि जो होता है, या तो ये जो हेलमिंथ होता है, बुचेरेरिया या ब्रैंकोफ्टाई, ये दोनों अवस्था में रोग उत्पन्न कर सकता है, जीवित अवस्था में भी और मृत अवस्था में भी। इसीलिए हम लिखे इसके लक्षण में कि फाइलेरिया कृमि जीवित एवं मृत दोनों अवस्थाओं में रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि शरीर में हल्का बुखार रहता है एवं शरीर में दर्द रहता है। ये इसका लक्षण है। लक्षण के बाद इसका प्रभावी अंग देखेंगे कि इसका कौन सा अंग प्रभावी अंग होता है, मतलब इस रोग का प्रभाव हमारे शरीर के किस किस अंग पर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रभावी अंग है यकृत। सबसे पहला प्रभावी अंग होता है यकृत, दूसरा होता है प्लीहा, इसके बाद तीसरा होता है स्क्रोटम आदि स्क्रोटम, या तो चौथा अंग होता है पाँव, या तो पाँव के बाद होता है हाथ आदि फूलकर सूज जाता है, या तो सूज के ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मोटा हो जाता है। कैसा होगा? मोटा हो जाता है, सूज जाता है या तो मोटा हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे कि इसका बचाव कैसे होता है, तो ध्यान से समझना बउआ कि इसका रोग वाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर या तो एडीज मच्छर। तो मच्छर से बचाव के लिए जैसे मलेरिया रोग में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो बचाव के लिए क्या करेंगे? मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, सरसों का तेल लगा के सोएंगे या क्रीम लगा के सोएंगे, या तो मच्छर को भगाने के लिए विभिन्न प्रकार के डीडीटी का छिड़काव या विभिन्न प्रकार का छिड़काव किया जाएगा। तो कहने का मतलब इसका बचाव किसके समान होगा? तो मलेरिया के समान। इसका बचाव किसके समान होगा? मलेरिया के समान। अब इसके बाद है कि इसका उपचार कैसे होगा। अगर यह रोग फैल जाए तो इसका उपचार कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, उपचार के लिए जो बुचेरेरिया या ब्रैंकोफ्टाई होता है, इसका 3 अवस्था होता है, और तीनों अवस्था के बचाव अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे एक सबसे पहला अवस्था होता है लार्वा अवस्था। लार्वा का मतलब अंडे और बच्चे दोनों के बीच का अवस्था जो होता है उसे लार्वा कहा जाता है। तो लार्वा की अवस्था के लिए अलग होता है, वयस्क अवस्था के लिए अलग होता है, और प्रौढ़ अवस्था के लिए अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लार्वा अवस्था हो, उपचार में अलग अलग देके लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बउआ, ए पॉइंट देके हम लिखते हैं लार्वा अवस्था के लिए
क्या लिखेंगे, लार्वा अवस्था के लिए या तो लार्वा को मारने के लिए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। लार्वा क्योंकि हमको मारना ही है, नहीं मारेंगे तो रोग फैला देगा, तो लार्वा को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो दवाई होता है वो पहला है पैरामीलेमिनाइल, कॉमा पैरामीलेमिनाइल फिनाइल अस्टिबोनेट। फिनाइल अस्टिबोनेट, ये पूरा एक ही नाम है, पूरा एक ही नाम क्या है लार्वा को मारने के लिए, पैरामीलेमिनाइल फिनाइल अस्टिबोनेट। दूसरा होता है वयस्क को मारने के लिए, वयस्क को मारने के लिए, तो वयस्क को मारने के लिए जो होता है वो होता है डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइन। डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइम, ठीक है। और तीसरा होता है प्रौढ़ अवस्था को मारने के लिए या प्रौढ़ को मारने के लिए, तो प्रौढ़ को मारने के लिए अलग होता है, प्रौढ़ को मारने के लिए क्या होता है, आर्सेनिक युक्त दवा, आर्सेनिक युक्त दवा का प्रयोग किया जाता है किसको मारने के लिए, प्रौढ़ को मारने के लिए। ध्यान देना बउआ, एक रोग फाइलेरियोसिस था, इसका हम रोगजनक भी बताए, रोगवाहक भी बताए, लक्षण भी बताए, इसका प्रभावी अंग भी था, इसके बचाव कैसे किए जाते हैं और उपचार कैसे किया जाता है। किसी भी रोग को समझने के लिए ये 6 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला रोग कौन सा है, दूसरा रोगजनक कौन सा है, रोगवाहक कौन सा है, लक्षण कौन सा है, प्रभावी अंग कौन सा है, उसका बचाव कैसे किया जाता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है। आप लोग अगर इसे लिखना चाहे तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले में, अगर आप लोग लिखना चाहे तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद दूसरा जो रोग आज हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा रोग है एस्केरियोसिस, जिसे कहते थे गोल कृमि या पेट में जोंक हो जाना। देखिए पहला रोग कौन सा पढ़े तो मलेरिया, दूसरा पढ़े फाइलेरियोसिस और तीसरा पढ़ना है हमको एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस एस्केरियोसिस इसे कहा जाता है गोल कृमि भी कहा जाता है, या तो गोल कृमि के अलावा इसे कहा जाता है पेट में जोंक हो जाना। क्या कहा जाता है, पेट में जोंक हो जाना, ठीक है। हम बताए थे इसके बारे में आपको पहले ही कि ये रोग क्या होता है, तो ये रोग होता है एस्केरियोसिस। देखिएगा ये रोग जनरली कब फैलता है, तो बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में ये ज़्यादा फैलता है। क्यों, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि इसका फैलने का कारण है संक्रमण विधि है दूषित जल एवं भोजन। तो दूषित जल एवं भोजन कौन करता है, जब समझदारी आ जाती है तो वो गंदा खाना खाता ही नहीं है या तो गंदा पानी पीता ही नहीं है। लेकिन एक बच्चे को क्या मतलब है गंदा से, वो तो सीधा जो मिला खा लिया। तो ये जनरली होता किस में है, बाल्यावस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में ये होता है। अब ध्यान देना, इसका रोगजनक कौन होता है, एस्केरियोसिस का पढ़ेंगे रोगजनक। तो रोगजनक जो इसका होता है वह है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। रोगजनक जो इसका है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स।
और इसका जो रोग वाहक है वो रोग वाहक है दूषित जल एवं भोजन, दूषित जल एवं भोजन। इसके बाद इसका जो लक्षण होता है, लक्षण या तो प्रभावी अंग जो इसका होता है वो भी लिख देते हैं। यह गोल कृमि हम बताए थे बउआ कि जो एस्केरिएसिस होता है यह छोटी आंत में, ये अमाशय में होता है, तो इसका प्रभावी अंग कौन सा होगा, अमाशय। ठीक है, इसके बाद इसका देखेंगे लक्षण कौन सा होता है। तो लक्षण जो इसका होता है बउआ वो आंत में उपस्थित रहकर पेट दर्द करता है। यह यहाँ से अमाशय से आंत में भी पहुँचता है, छोटी आंत में उपस्थित रहकर पेट दर्द, उल्टियाँ, पेट दर्द, उल्टियाँ, आंत में परेशानी, उसके आगे लिखिएगा भूख ना लगना, अनिद्रा, पेट में ऐंठन आदि। ठीक है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका उपचार कैसे किया जाता है। इसका उपचार किया जाता है, सबसे अच्छा और प्राइमरी उपचार बथुआ का तेल। बथुआ एक साग होता है जो गेहूं के खेतों में पाया जाता है, उसका तेल या तो डिमेटोड एक दवाई का नाम है। इसके अलावा मीबेंडाजोल, इसके अलावा जीटोमिसोल पी। ठीक है, इसके अलावा हेट्राजान, वर्मीसोल कैटॉक्स, वर्मीसोल कैटॉक्स, इसके अलावा एंटीपार आदि। इसके अलावा साथ ही साथ में हेक्सिलिसोर्सिनोल, पाइपरैजिन आदि का प्रयोग 12 घंटे के उपवास के साथ करना चाहिए। ध्यान देना बउआ, उपचार में हम लिखा है बथुआ का तेल, डिमेटोड, मीबेंडाजोल, जीटोमिसोल पी, हेट्राजान, वर्मीसोल कैट्रॉक्स, एंटीपार आदि। ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में जो लिखाए हैं हेक्सिलिसोर्सिनोल, इसके साथ पाइपरैजिन आदि का प्रयोग 12 घंटे के उपवास के साथ करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ये उपचार हो गया। इस रोग के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। ठीक है, क्या है, एस्केरिएसिस रोग था जिसे गोल कृमि या पेट में जोक हो जाना कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा एक बार पहले। ठीक है, एस्केरिएसिस गोल कृमि या पेट में जोक हो जाना। रोग जनक इसका कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। रोग वाहक कौन है, दूषित जल एवं भोजन।
इसका प्रभावी अंग कौन होता है? तो इसका प्रभावी अंग अमाशय या तो आंत, ठीक है, अमाशय या आंत होता है। लक्षण क्या होता है इसका? तो आंत में उपस्थित रहकर पेट दर्द करता है, उल्टियाँ होती है, आंत में परेशानी होती है, भूख नहीं लगता है, अनिद्रा होती है और पेट में ऐंठन होता है, मतलब मचोड़ा देना, ठीक है। इसके साथ ही अब उपचार की बात करें तो उपचार में कुछ प्राथमिक उपचार हैं, जैसे बथुआ का तेल, या तो आप देखते होंगे बच्चों को बथुआ का साग, या तो कभी जानवरों को हो जाता है तो जनरली लोग क्या करते हैं गांव में बथुआ का साग लाकर खिलाते हैं। जानवरों में ये सबसे ज़्यादा होता है और कब होता है? तो बाल्यावस्था में, ठीक है। तो उपचार में क्या होता है? बथुआ का तेल, डिमेटोड, मीबेंडाजोल, जीटोमिसोल पी, हेट्राजान, वर्मीसोल कैट्रोक्स, एंटीपार आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप नियमित कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हेक्सीरिसोसिनॉल, हाइपरेजिन ये सब का प्रयोग करते हैं तो 12 घंटे के उपवास के साथ किया जाता है। आप देखते होंगे जब ये दवाई दिया जाता है किसको? जानवरों को, जानवरों के बच्चों को, तो देखिएगा उसके मुख में जाली बांध दिया जाता है ताकि वो कोई चीज़ खा ना सके, ठीक है। तो ये रीजन होता है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। इस भाग में हम 2 रोग के बारे में ही पढ़ेंगे। 2 रोग मेरा हम लोग का हो गया है, पहला था फाइलेरियसिस और दूसरा था एस्केरियसिस, ठीक है। इस भाग में 2 रोग के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब अगले भाग में हम लोग बाकी के शेष रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा एक्सरसाइज है और थ्योरी पेपर है, ठीक है। नाम थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। बाय।